हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद टीपी के सर में। बेटे, कल हमने हमारा लेक्चर जो किया था क्लास 10th यूपी बोर्ड का, परावर्तन के नियम तक कल हमने पढ़ लिया था। आज हम वहीं से ही आगे कंटिन्यू अपने लेक्चर को करने जा रहे हैं। परावर्तन के नियम में कल हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी समतल पर या किसी भी तल पर गिरती है तो वहाँ से टकराकर वो वापस लौट जाती है। यह परिघटना क्या कहलाती है बेटे? परावर्तन कहलाती है। और किसी भी तल से परावर्तन के दो नियम हमने कल पढ़े थे। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नियम नंबर 2 हमने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है बेटा, आगे का लेक्चर आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है बेटा गोलीय दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? देखिए, दर्पण तो आप सभी ने देखा होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दर्पण होता क्या है। दर्पण सामान्यतः एक कांच की प्लेट होती है जिसकी एक तल को कलई करके दूसरे तल को परावर्तक सतह बना दिया जाता है। यदि वही दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के भाग को काट करके बनाया जाए तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं बेटे? गोलीय दर्पण कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई भी है। क्या लिखा है कि वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है क्या कहलाता है बेटे? गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। मान लो ये कोई कांच का खोखला गोला है और इसको यहां से काट करके, यहां से इसको काट करके ये हिस्सा बाहर निकाल लिया गया। ये हिस्सा क्या किया गया बेटे? बाहर निकाल लिया गया। और इसके एक तल को हम कलई करते हैं। तो ये जो दूसरी सतह हमें दिखाई दे रही है ये किसका कार्य करेगी? परावर्तक का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी बेटे? परावर्तक का। तो यहां से आने वाली जितनी भी प्रकाश किरणों की, ये सभी प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? वापिस उसी माध्यम में परावर्तित कर देगा। तो ये क्योंकि ये खोखले कांच के गोले का भाग है इसलिए इस दर्पण को क्या नाम दिया गया बेटा? गोलीय दर्पण नाम दिया गया है। और ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया है ये एक अवतल प्रकार का दर्पण है। जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं बेटे? अवतल दर्पण बोलते हैं। वहीं यदि हम इस कांच के खोखले को काट करके यहां से एक भाग निकाल लें और इसके इस दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर दें तो ये जो दर्पण हमें प्राप्त होगा जिसका तल बाहर की ओर को उभरा हुआ होगा, यह जो दर्पण होगा हमारे पास, ये कैसा दर्पण होगा बेटे? उत्तल दर्पण। तो दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है बेटे, आई होप इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। वे कौन कौन सी परिभाषाएं हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये यहाँ पर हमने क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों को चित्र में दर्शाया है। देखेंगे, हम एक एक चीज को समझ करके चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमारे सामने ये अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण की ये इस कांच के खोखले गोले का भाग है। हम जानते हैं प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है। प्रत्येक गोले का क्या होता है बेटे? केंद्र होता है। इसी प्रकार से यहाँ इस कांच के खोखले गोले का भी एक केंद्र है जिसको हमने सी से दिखाया हुआ है। किससे दिखाया हुआ है बेटा? सी से दिखाया हुआ है। इस सी को इस दर्पण का क्या बोलते हैं बेटे? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होगा? कांच का गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे सी से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये जो परावर्तक तल है इस परावर्तक तल का ये जो बिल्कुल मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसको दिखाया गया है बेटे बिंदु P से। यहां उत्तल दर्पण में इसे किससे दिखाया गया है? P से।
P को C से मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो डैश डैश करके दिखाई गई है, इसको कहा जाता है बेटे मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या की दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि गोलीय दर्पण में जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से निरूपित किया गया है। ये जो आप लोगों को पूरी सतह दिखाई दे रही है परावर्तक तल की, यहाँ M से लेकर के M डैश तक का, इसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे? दर्पण का द्वारक कहा जाता है, यहां से यहां तक का। समझ आई बात? ये कलय किया गया पृष्ठ है। ध्रुव आप लोगों को परावर्तक तल समझ में आ गया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण दिखाया गया है और ये अवतल दर्पण दिखाया गया है। समझ में आ गया बेटा? अगर इसमें किसी भी तरह का आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां अपना कमेंट करके अपने सभी डाउट आप वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो मुख्य बिंदु हैं इस दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित, वो होता है फोकस तथा फोकस दूरी, जो हमारे साथ इस चैप्टर में बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। इस पर हम बार बार बात करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम यही समझते हैं कि फोकस आखिर होता क्या है। देखिए हमने क्या समझा था बेटे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है, इस काल्पनिक रेखा को हम किस नाम से जानते हैं बेटे? मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ये वाली, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह दर्पण का फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? फोकस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो फोकस क्या होता है? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे ये समांतर आ रही हैं, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, देखिए यहां से परावर्तित होकर ऐसे आई और यहां से परावर्तित होकर ये यहां से इस बिंदु से आते हुए दिखाई दे रही हैं। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटे? दर्पण का फोकस कहा जाता है। बात समझ में आ गई? देखिए हमने देखा कि यहाँ जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सम्मुख ये सभी प्रकाश किरणें वास्तव में बिंदु को काटती हुई निकल रही हैं, जबकि अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ये केवल हमें वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहां से जो प्रकाश किरण हमारे साथ आई है, हमारे पास आई है, वो प्रकाश किरण दर्पण के इस बिंदु से टकराकर वापिस इसी माध्यम में लौट गई है, लेकिन आती हुई कहां से दिखाई दे रही है? इस बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, कहने की बात यह है कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है ये वास्तविक फोकस होता है। कैसा फोकस होता है बेटे? वास्तविक फोकस होता है। जबकि अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ये काल्पनिक फोकस होता है। कैसा फोकस होगा बेटा? काल्पनिक फोकस होता है। समझ में आ गई? ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बेटे? फोकस दूरी कहा जाता है। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल एफ से। जहां दर्पण के ध्रुव को कैपिटल एफ से, दर्पण के फोकस को कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है, वहीं फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित किया जाता है। समझ में आ रही है बेटे बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए इस चीज का डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस क्या है कि फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है एफ, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है बेटे? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है बेटे, समझ में आ गई बात? इस चीज का हम न्यूमेरिकल्स में आंकिक प्रश्नों में प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। कोई भी बिंदु ऐसा रह जाए जो आप लोगों की समझ में नहीं आता, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उसी पॉइंट्स को अगली वीडियो में बिल्कुल निश्चित रूप से क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम।
गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुल 4 नियम हैं। किसी किसी बुक में 3 भी दे रखे हैं, किसी किसी बुक में 4 दे रखे हैं। मैं यहाँ आप लोगों को चारों ही नियम समझाऊंगा। सबसे पहला नियम क्या कहता है, देखिए हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ ही बात करते हुए चलेंगे। यहाँ मैंने डायग्राम में आप लोगों को दिखाया हुआ भी है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, हम दोनों की ही एक साथ बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, किसी भी दर्पण के फोकस से किसी भी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, कैसे आने वाली किरण बेटे, समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से निकल कर जाएगी, हमेशा फोकस से निकल कर जाएगी। पहला नियम क्या कहता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जहां अवतल दर्पण की बात करेंगे तो फोकस से होकर जाएगी, उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। नियम नंबर 1 समझ में आ गया। नियम नंबर 1 क्या कहता है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद नेक्स्ट नियम की बात करेंगे, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है हमारे पास में बेटे कि किसी भी दर्पण के फोकस से आने वाली या फोकस से की ओर जाने वाली, देखिए यहां अवतल दर्पण की बात करें तो यहां फोकस से होकर जा रही है और यहां फोकस की ओर जा रही है। तो फोकस से आने वाली या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये चली गई बेटे, ये चली गई, ये यहां से आई है इस दिशा से और ऐसे गई है, ये यहां इधर फोकस की ओर जा रही थी, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। यहाँ पर ये नियम नंबर 2 हो जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बेटे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है या वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो वह वापिस भी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। समझ रहा है बेटे। तीसरा नियम क्या कहता है कि दर्पण की वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। समझ आ रहा है बेटे। इन चीजों का प्रयोग हम करेंगे, कहाँ करेंगे, जब हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ये नियम वही हमारे काम आने वाले हैं, वही हम इन चीजों का प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम जो हमारा है, लास्ट नियम क्या कहता है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, दर्पण के ध्रुव पर, देखिए यहां ध्रुव पर आ रही है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए वापिस चली जाएगी। चाहे अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात करें। देखिए उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले बात की बेटे किसकी, गोलीय दर्पण की। इसके साथ ही आज हमने पढ़ लिया गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके बाद का आगे का लेक्चर हम कल से फिर से यही कंटिन्यू करेंगे। कल हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में अपने डाउट पूछिए। मैं निश्चित रूप से अगली वीडियो में आपके कमेंट्स लेकर के उनका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।